आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नए साल की शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं 70 का संग्राम बड़ी खबर के साथ। देहरादून में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 3 युवक है, 1 युवती है। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कुल मिला के अब ओमिक्रॉन के प्रदेश में मामले हो चुके हैं 8। ओमिक्रॉन के 4 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन अब आप स्प्रेड को समझ सकते हैं कि अब जो पूरे मामले हैं पूरे प्रदेश में वो 8 हो चुके हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 4 नए और मामले मिले हैं, जिसमें 3 युवक 1 युवती है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी की डिटेल सहयोगी रवि से लेते। तो रवि, कब इनकी रिपोर्ट आई है और अब इनके कांटेक्ट को ट्रेस किया जा रहा होगा? जी बिल्कुल, देखिए आज 4 नए मामले आए हैं प्रदेश में। अभी तक कुल 8 मामले हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। कहा है कि जो पहले 4 मामले थे वो चारों ही स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि नेगेटिव। एक्टिव केस अब 4 में, इनमें से आज जो मामले आए हैं इसमें 2 युवक और 1 युवती जो देहरादून की रहने वाली है, जबकि एक जो अन्य मरीज आया है वो अहमदाबाद का रहने वाला है। 4 मामले आज आए हैं और ऐसे में जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, इनके जितने भी लोग इनके संपर्क में हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके भेजा गया है और 6 से 7 दिन में और जो रिपोर्ट है वो भी आएंगी। तो ये माना जा रहा है कि ये संख्या जो है और बढ़ सकती है, लेकिन अभी प्रदेश में अब 4 एक्टिव मामले ओमिक्रॉन के, जबकि अभी तक कुल 8 मामले प्रदेश में आ चुके हैं। जी बिल्कुल रवि, तो अब जिस तरीके से ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, जिस तरीके से मामले स्प्रेड हो रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सख्ती की जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, चुनाव से पहले स्टूडेंट्स को मुफ्त टैबलेट दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालयों में ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से देखा भी गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की और इसके साथ ही प्रदेश के 70 स्कूलों में 100 स्टूडेंट्स को टैबलेट भी दिए गए। प्रदेश भर में करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। रानीखेत के स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने टैबलेट मामले में सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाए। तो देखिए, टैबलेट योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन जिस वक्त ये योजना शुरू हुई है उसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। जब मैंने इसको प्रेस करी और हमारे पत्रकार साथियों ने इसको जब प्रमुखता से दिखाना शुरू किया, तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ये तय किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डाला जाएगा, जो 12,000 के हिसाब से डाला जाएगा। मेरा आज आपके माध्यम से फिर एक प्रश्न है, जब सरकार जिस टैबलेट को 14,000 रुपये में खरीद रही थी, वो टैबलेट अगर 14,500 का था, तो बच्चों के खाते में 12,000 ही क्यों डाल रहे हैं? और अगर 12,000 में टैबलेट आ रही है इनकी नज़र में, तो इसका मतलब सरकार कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही थी। उधर बागेश्वर में भी 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट को टैबलेट बांटे गए। छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक टैबलेट दिए गए हैं। दरअसल सरकार ने हर स्टूडेंट के खाते में 12,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। अब इन पैसों से छात्र छात्राएं खुद टैबलेट खरीद सकते हैं। और देहरादून में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान मचे हुड़दंग पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भड़क उठे। दरअसल विजय संकल्प यात्रा के साथ चल रहे बाइक सवार कार्यकर्ता जैसे ही जनसभा स्थल तक पहुंचे, दुष्यंत गौतम भड़क उठे। कहने लगे कि इन लोगों को यहाँ पर कौन लेकर के आया है। भैया, इनको लेकर कौन आया है? अरे इनको लेकर कौन आया, उसको बुलाओ जरा। कौन लेकर आया इनको? साकेत वाल्मीकि जी, अनुशासन नहीं मालूम है क्या पार्टी का? रखते हुए इनको सबको पीछे बैठाएंगे आप लोग। कौन लेकर आया इनको? साकेत जी, आराम से रहिएगा। कार्तिक जरा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप पीछे जाकर।
बंधु आज नए साल की शुरुआत कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ की है। दरअसल नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने राज्य सरकार को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। देहरादून में गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे के मौन उपवास पर रहे। मौन उपवास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बढ़ती महंगाई को रोकने पर राज्य सरकार नाकाम है। राज्य सरकार महंगाई को रोकने की कोई कोशिश तक नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, महंगाई चरम पर है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हों, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके पास आकर के संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। और इस थीम के चारों तरफ हम बहुत सारी जो सब थीम हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, खनन आदि सब सवाल जुड़े हुए हैं, उन सबको उठाएंगे। दलितों के सवालों को, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के सवालों को उठाएंगे और उस पर हमने जो नारे कॉइन अप किए हैं वो भी हम जनता को समर्पित। और उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। गौरव वल्लभ ने कहा कि नए साल पर भी केंद्र सरकार ने जनता को महंगाई का ही तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री जी, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कीजिए। आपकी प्रायोरिटी हम दो, हमारे दो है। हमारी प्रायोरिटी देश के लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, आम जनमानस है, उनके जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। और महंगाई किस समय बढ़ रही है साथियों, ये महत्वपूर्ण इश्यू है। उस समय बढ़ रही है जब बेरोजगारी अपने चरम पर है और उत्तराखंड की सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने 3 बार इस चीज को चेक किया। इस सरकार को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना चाहिए। 5 साल में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा नहीं कराई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के संन्यास दीक्षा समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। कोरोना महामारी के समय में भी सारे काम चलते रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर किसी को 2 वक्त का भोजन मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ कोरोना की जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ साथ सारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कोरोना महामारी आने से पहले बहुत कम थे, ऑक्सीजन के बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, हमारे यहाँ पीपीपी किटें बहुत कम थी, हमारे यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं थे, मास्क नहीं थे, जितने भी सामान, कंसंट्रेटर नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, उन सब में सैकड़ों गुना की वृद्धि हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने किसानों को सौगात दी है। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 10वीं किश्त जारी की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने हरिद्वार के एक किसान से भी बातचीत की। उत्तराखंड से जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री जसवीर सिंह से को आमंत्रित करता हूं। श्री जसवीर सिंह जी। जसवीर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप बैठिए। जसवीर जी, सबसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एफपीओ के नाम में
जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर हमारे एफपीओ में जीवामृत सर हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी आज की डेट में सर 1% पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। 70 का संग्राम हम आप इसमें आज जिस विधानसभा का जिक्र करने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो है लैंसडाउन। इसी सीट से फिलहाल बीजेपी के दिलीप रावत विधायक हैं, मगर इस बार क्या जनता का मूड कहता है, चलिए देखते हैं। लैंसडाउन विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और यहां से महंत दिलीप रावत विधायक हैं। इस सीट पर 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरक सिंह रावत और भाजपा के भरत सिंह रावत के बीच कांटे की टक्कर रही। भरत सिंह रावत महज 467 वोटों से जीतकर विधायक चुने गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी जनता का समर्थन हरक सिंह रावत के साथ रहा। जनता ने उन्हें 12,899 वोट देकर विजयी बनाया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस के तेजपाल सिंह रावत और भाजपा के दिलीप सिंह रावत के बीच रहा, मगर दिलीप सिंह रावत चुनाव जीत गए। तेजपाल रावत को 9,886 वोट से हार मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दिलीप रावत ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा। दिलीप रावत कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए। हाल में अपने जो है डिग्री कॉलेज का एक निर्माण कराया और बहुत अच्छा भवन बनाया है। और इसके साथ साथ मैंने नैनी डांडा ब्लॉक में एक विद्युत वितरण खंड का एक डिवीज़न की स्थापना की है। और इसके साथ साथ एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम जो है मेरा रिखणीखाल ब्लॉक में बन रहा है। और कम से कम 200 करोड़ से ऊपर की मेरी सड़कें और पुलों का निर्माण मैंने किया है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में विधायक दिलीप रावत को लेकर इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। दिलीप रावत को क्षेत्र की जनता नापसंद नहीं करती, लेकिन उन्हें लेकर जनता में बड़ा उत्साह भी नहीं दिख रहा है। क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को भले ही दिलीप उठाते रहे, लेकिन उनके विकास कामों की रफ्तार बेहद सुस्त है। कांग्रेस भी उस क्षेत्र में काफी सक्रिय है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत भी लैंसडाउन सीट पर नजर जमाए बैठे हैं। कहा जा सकता है कि इस बार दिलीप रावत की राह में कांटे बहुत हैं। एबीपी गंगा के लिए लैंसडाउन से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन सीट का रिजल्ट क्या रहा। इस सीट पर बीजेपी ने दिलीप रावत को टिकट दी थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर आप बात करते हैं तो तेजपाल मैदान में उतरे थे, मगर दिलीप रावत जीते थे, उन्हें चुना गया था। लैंसडाउन से विधायक का दावा यह है कि उन्होंने तो अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए हैं, विकास के काम गिनवाते हैं वो, मगर विपक्ष उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिखणीखाल हॉस्पिटल का मैंने उच्चीकरण करवाया
और इसके साथ साथ अपने नैनी डांडा में और टिकनीखाल में मैंने एक्सरे मशीन की उपलब्ध कराई हैं और सारे लगभग 70% जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उनमें डॉक्टरों की जो है नियुक्ति करवाई है। 10 साल के अंदर जो है जो भी काम मैंने किए थे और जो बचे हुए काम थे, उन बचे हुए कामों में कोई भी जो है किसी प्रकार की जो है तरक्की नहीं हुई है। लोगों को जो है हर तरफ से जो है निराश होना पड़ा। बहुत सारे काम जो है वो मैंने किए थे अपने क्षेत्र में उस समय। कुछ काम उनमें जैसे जो पेंडिंग थे जिनके ऊपर सैंक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद में वो काम आगे नहीं बढ़े और जनता जो है वो परेशान रही है। अब आपको बताते हैं कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए बड़े मुद्दे कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। रोजगार की बात कर लेते हैं आप तो उसके साधन नहीं दिखाई देते हैं। विकास कामों को आप गिनते हैं तो उनकी रफ्तार बड़ी सुस्त है। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यातायात के साधनों की कमी भी लोगों को खलती है। तो ये यहाँ के जनता के बीच अहम मुद्दे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि लैंसडाउन की जनता विधायक के कामकाज को लेकर अपनी क्या राय रखती है। विधायक जी नहीं, मुख्यमंत्री ने भी जो है हमारे 4-5 साल जो है 4 साल तो बिल्कुल ऐसे बर्बाद कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। बाकी विधायक जी ने तो करे लेकिन साथ में मुख्यमंत्री जी ने भी 4 साल पूरे उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए। क्षेत्र में हमारे जो विधायक जी हैं भाजपा से, दिलीप महन जी, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है जिस हिसाब से उन्होंने विकास कार्य लैंसडाउन विधानसभा में किए हैं, उनको जनता को आगे भी मौका देते रहना चाहिए। इससे ज़्यादा खुश तो नहीं, हम तो 2% तो खुश तो हैं खैर, क्योंकि विधायक हैं वो, इसलिए खुश हैं कि विधायक हों 10 साल से हमारे, क्योंकि सभी के विधायक हों ऐसी बात नहीं है। ये सोचो कि हमने भी उनको समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने उस तरह से जो है जनता के उसमें किसी तरह का कहीं पर जो है काबिल नहीं हुए। एक दिन हमारे यहाँ जो है नगर क्षेत्र में हमारे जो विधानसभा लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई कार्य तो किया नहीं उन्होंने, ना ही सड़कों का काम हुआ, ना कोई विकास का कार्य हुआ और कई क्षेत्रों का तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा अनदेखा करा जहाँ वो 5 साल के अंदर कहीं गए भी नहीं। लैंसडाउन विधानसभा में गांव-गांव तक जन तक रोडें पहुंच चुकी हैं आज की डेट में और निरंतर लैंसडाउन विधानसभा में कोविड कार्य में भी हमने देखा किस प्रकार राहत कार्यों को उसमें किटें वितरण हुई है। इसी के साथ 70 का संग्राम में इतना ही। आगे देखेंगे आप 7 का समीकरण।